जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लास जो है ये लंबी होने वाली है और उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह है मित्र, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सभी मित्र क्लास में लास्ट तक बने रहना। कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। परीक्षा जो है बहुत ही नजदीक है, तो तैयारी जो है जोरों पर करनी होगी मित्र। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा गया है, हिस्ट्री से है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, फिर खाली स्थान दिया गया है, थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है ये किस पर आधारित थी, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं उचित समतावादी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है किस पर आधारित थी, उचित समतावादी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है ये किस युग में हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सभी मित्र को पता है ये वैदिक युग में हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है ये कहाँ किया करता था, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, प्रयागराज में, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया। यहाँ देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मित्र, किसने पूरा कराया यह आपसे पूछ रहा है। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया। तो याद रखना, शुरुआत जो है इसकी किसके द्वारा हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन जो पूरा कराया था वह किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार की शुरुआत जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे, इसने किया था। और पूरा किसने किया था, तो ये भी गुलाम वंश के ही शासक थे, इल्तुतमिश, इन्होंने पूरा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। भारत में अंग्रेजों के समय, यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो पहली बार जनगणना जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने हिस्ट्री से कंप्लीट कर लिए हैं मित्र। अब आ गया है आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। काकोरी केस यानी काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका भी राइट आंसर बताना है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 8 आपके सामने है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना किसने किया था, याद रखना ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र जिस भाई बहन ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। क्वेश्चन 9 आपसे क्या पूछ रहा है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था मित्र, साइमन कमीशन जो है ये 3 फरवरी 1928 में आया था। और इसके सुझाव पर, यानी किनके सुझाव पर, तो याद रखना लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ष 1996 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। वर्ष 1996 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, नहीं की थी की बात कर रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो मित्र यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन इतिहास से कंप्लीट कर लिया है और 5 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आता है कौन सा, ज्योग्राफी से संबंधित। तो सभी मित्र इसको भी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र हम क्वेश्चन जो ये फास्ट करा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मित्र ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि थोड़ी देर रुकने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आता है तो तुरंत आप आंसर देंगे, नहीं आता है तो चाहे आप जितनी देर भी बैठे रहें तब भी आंसर नहीं आएगा। तो आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों को याद है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन कौन, तो याद रखना एक हो जाएगा उत्तर कहा जाए उत्तर का हिमालय पर्वत, उसके बाद हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, फिर हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, फिर उसके बाद क्या आएगा मित्र समुद्री तटीय आएगा, उसके बाद मरुस्थलीय भाग आएगा, उसके बाद क्या होगा छठा द्वीप समूह। ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 भागों में विभाजित है। प्राकृतिक प्रदेशों के तौर पर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए कि नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है मित्र, उत्तराखंड में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, यानी भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो याद रखना पहला जो है ये कौन सा हो जाता है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है मित्र, राजस्थान है। दूसरा जो आ जाता है ये मध्य प्रदेश हो जाता है, दूसरा जो है ये मध्य प्रदेश हो जाता है मित्र। तीसरा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। कौन सा है मित्र, महाराष्ट्र है। और चौथा जो है ये अपना यूपी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो याद रखना अगर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूछता है तो पहला हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो चौथा स्थान हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मित्र इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के नाम से एक टेलीग्राम पर एक चैनल और क्रिएट किया गया है। अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023, वहां भी ज्वाइन हो जाना, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी से भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नंबर 18, बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है ये किसका एक लेख पत्र है, यह आपसे पूछ रहा है। 18 को बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के राजकोषीय नीति का एक पत्र लेख है। क्या हो जाएगा मित्र, बजट जो है ये सरकार की राजकोषीय नीति का पत्र लेख है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कौन सा है, 4 संस्था आपके सामने लिखी गई है, इसमें आपसे पूछ रहा है संवैधानिक संस्था कौन सी है, तो हम कह सकते हैं नीति आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये किससे संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे बीमा क्षेत्र से संबंधित है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अब आ चुका है मित्र आपके सामने संविधान के क्वेश्चन। अब आपके सामने है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी मित्र को बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन संविधान से आपके सामने है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सभी भाई बहन को पता होना चाहिए प्रजातंत्र कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, संविधान से ही रिलेटेड है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो हम कह सकते हैं भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 21A में। राइट क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। कलेक्टर का कार्य कौन सा नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना कलेक्टर का कार्य जो है ये कौन सा नहीं होता, आयकर को एकत्रित करना।
क्या मित्र? आयकर का एकत्रीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। अब आपके सामने आ चुका है मित्र क्वेश्चन नंबर 26, जो है ये साइंस से है। किससे है? विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं मित्र। आप समझ सकते हैं कि पेट में इसी प्रकार सिलेबस दिया गया है, यानी 5 क्वेश्चन जो है संविधान से आएंगे, 5 जो है हिस्ट्री से आएंगे, 5 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे, 5 जो है ये अर्थव्यवस्था से आएंगे। तो उसी प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि साइंस से है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है की बात कर रहा है मित्र? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का क्या होगा मित्र? आइसोबार से वायुदाब नापा जाता है, बिल्कुल सही है। आइसो हाइट से क्या नापा जाता है? ऊंचाई नापा जाता है, बिल्कुल सही है। आइसोबॉथ से गहराई मापा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आइसोहेलाइन से बर्फ वर्षा नहीं मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइसोहेलाइन से बर्फ वर्षा नहीं मापी जाती है मित्र, जबकि ये क्या है? एक जलीय प्रणाली में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्र? कहा जाए मित्र, हम आपको कैसे समझाएं? एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताइएगा। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं किण्वन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सिगरेट लाइटर में जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई जो है ये कौन सी है? यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जीन। आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? जीन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र 5 क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा दिया था? शायद इंग्लिश का दिया था, मैंने उसे स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 36 का बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेनमस्य का विलोम शब्द है। अब 5 क्वेश्चन जो है ये जर्नल हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से आएंगे। तो जर्नल क्वेश्चन हम इसी में कवर कर लेंगे, हिंदी वाला, और बाकी बचता है गद्यांश। तो गद्यांश के मित्र ये स्वयं करने की चीज होती है, उसे कोई पढ़ा नहीं सकता। आप ऐसे ऊपर नीचे करने में समझ भी नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होता है। तो उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। जब नहीं समझ आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मित्र, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम से तो ज्वाइन हो जाना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी गद्यांश से रिलेटेड। बाकी 5 क्वेश्चन जर्नल हिंदी वाला हम आपको डेली कराएंगे। ठीक है, वेनमस्य का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है तो सभी मित्र को पता होना चाहिए कि सोमनस्य होता है। वेमनस्य का विलोम ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। वाक्यांश का एक शब्द बताइए। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम क्या कहते हैं? यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, छक्का पंजा करना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जयद्रथ वध जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ है? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये बिहार के राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, पहले खाली स्थान दिया गया है, लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लगभग मित्र कहा जाए तो 12,99,000 कुछ है, लेकिन 13 लाख माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। थ्योरी वाइज प्रैक्टिस हो रही है मित्र, देख लीजिएगा। जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में दिए गए हैं एक एक टॉपिक को पूरा सर के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो कोई भी मित्र उस क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि जितने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और हम आपका मॉडल पेपर कराएंगे। तो कोई भी मित्र एक भी क्लास नहीं छोड़ेगा। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है ये किसको इंगित करता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन धर्म है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रभासगिरी जो है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी जो है ये कौन थी? तो याद रखना, जब आपसे बिंबिसार पूछेगा तब आप कहेंगे कि इनकी राजधानी जो है ये राजगृह थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मित्र, क्वेश्चन जो है हम फास्ट करा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये 5 क्वेश्चन जो है ये किससे थे? इतिहास से थे, क्योंकि आपके पेट में इसी प्रकार सिलेबस दिया गया है कि 5 क्वेश्चन जो है इतिहास से आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है ये संविधान से आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से आएंगे। इसी प्रकार हम आपका करवाएंगे। अब आपके सामने आ चुका है छठा क्वेश्चन जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये शायद फिर वही क्वेश्चन क्रॉप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, बताना है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, भारतीय शांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, लोकमान्य तिलक जी को। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक जरूर करना। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, जब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो याद रखना एसी मजूमदार। कौन थे मित्र, एसी मजूमदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एसी मजूमदार, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाफिज उल मुल्क की पदवी जो है ये त्याग दी थी। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि वर्धा में पारित हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है मैंने इतिहास से कंप्लीट किया और 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कवर कर लिया है। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि भूगोल से है। भूगोल से भी 5 क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है। कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है, तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपकी जियोग्राफी से संबंधित है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य यानी GMT में अंतर पाया जाता है। कितने घंटों का अंतर पाया जाता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच का अंतर आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं 5.5 घंटे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है इस प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है से प्राचीनतम श्रेणी है, यानी आपसे पूछ रहा है सबसे पुरानी श्रेणी जो है ये कौन सी है। तो हम कह सकते हैं कि बृहद हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम है। राइट क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शिवालिक जो है ये सबसे नया है या नवीनतम है, लेकिन प्राचीनतम की बात करेगा तो बृहद हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मित्र, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है ये मैदान में है,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करना है, तो हम कह सकते हैं कि गोमती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे गोमती नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है मित्र, ये राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, शायद यही है क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है। ये किससे है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर आपको बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है ये क्या कहलाता है, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय नहीं मित्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सरकारी व कहा जाए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है ये कौन सा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर जुड़ जाइएगा, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के नाम से एक ग्रुप बना है, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इसे पुनः रिवीजन कर सकें। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है ये क्या हो जाएगा, तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये किसके द्वारा किया गया था, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले किसने किया था, हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो है ये बढ़ जाती हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा यानी रुपए की कीमत जो है ये रुपए का मूल्य जो है ये गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी कहा जाता है, कौन सी स्फूर्ति कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मुद्रा स्फूर्ति कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, यह आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना तृतीय जब पूछेगा तो याद रखना विपणन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मित्र, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि मैंने भूगोल से 5 क्वेश्चन कवर किया, 5 जो है हिस्ट्री से और 5 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और फिर 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और 5 क्वेश्चन जो है मैंने किससे किया, भारतीय राष्ट्रीय, यानी आपके सामने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 तो हो चुका है आपके संविधान का, 5 हो चुका है आपके जियोग्राफी का, 5 हो चुका है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और 5 किसका किया पता नहीं, याद ही नहीं मुझे। 5 क्वेश्चन जो है ये अर्थव्यवस्था से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आ चुका है मित्र कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21, और ये जो है किससे संबंधित है, संविधान से। तो संविधान का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है की बात कर रहा है? तो याद रखना, साम्यवादी जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। भारत के संविधान में भाग 3 जो है ये किससे संबंधित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भाग 3 जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, और सॉरी मित्र, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, भाग 3 जो है मित्र ये मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत के संविधान प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं तो आप कितने आयु होनी चाहिए आपकी? 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आपके सामने मित्र आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि साइंस से रिलेटेड है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शक्ति का मात्रक जो है ये क्या होता है, वाट। क्या होगा, वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत जो है ये क्या है? क्वेश्चन 27 है, फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वो पानी में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, यानी सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम जो है मित्र ये मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मित्र तुक्का नहीं मारेगा। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक रूप से मछली जो है, ये मत देखिए कि यहाँ फिश लिखा गया है तो पक्का फिश होगा, नहीं मित्र, समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक रूप से एक मछली ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो क्या था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। 36 आपके सामने जो ये जनरल हिंदी से है तो हम इसे भी कवर कर लेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है हिंदी के आपको जनरल हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है गद्यांश से आएंगे। तो गद्यांश हम नहीं कवर करेंगे। गद्यांश जो है मित्र ये स्वयं करने की चीज होती है। गद्यांश की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, आप खुद ब खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। सम्मुख का विलोम आपसे पूछ रहा है तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये विमुख होता है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये नहीं है की बात कर रहा है। 37 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, नम का क्या होता है, गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है,
लेकिन आर्द्रा नहीं होता। क्या नहीं होता? आर्द्रा जो है ये नहीं होता है, लेकिन तीनों जो है ये नम का पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वक्र। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का उचित अर्थ आपसे बताना है। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? सदा एक ही दशा में रहना। क्या हो जाएगा? सदा एक ही दशा में रहना। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। शुद्ध शब्द छाटिए। अभ्यस्त का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यस्त की शुद्ध वर्तनी जो है अभ्यस्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी हैं। ऑप्शन क्या होगा मित्र? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? यानी आपसे पूछ रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा मित्र मौलवी लियाकत अली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। सिंधु सभ्यता की या कहा जाए सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिलता है? तो याद रखना कालीबंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है मित्र मैंने इतिहास से कंप्लीट कर लिया है। अब आ चुका है आपके सामने छठा क्वेश्चन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। इसका भी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कहा जाए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था?
महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखो मित्र, अगर आपको आंसर आता है तो आप जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कौन हो जाएंगे मित्र? राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक जो है ये किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, विश्व इतिहास की झलक जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के स्वतंत्र होते समय, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट बताना मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना क्लेमेंट एटली। कौन हो जाएंगे? क्लेमेंट एटली से जो थे मित्र, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि है एक जियोग्राफी से पहला क्वेश्चन है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है जो कि जियोग्राफी से संबंधित पहला क्वेश्चन है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कितने ग्रह हैं? ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कितने हैं? याद रखना बुध और शुक्र जो है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भूटान की सीमा जो है ये किससे लगती है? सिक्किम से भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, लेकिन मेघालय से नहीं लगती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे मेघालय, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन नहीं है? तो अरावली जो है ये हिमालय श्रृंखला का अंग बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अरावली राइट आंसर होगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां का नाम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है मतलब ये कर्नाटक में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है
हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किसके अनुसार? ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है मित्र ये किससे है? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। क्या हो जाएगा मित्र? प्रति व्यक्ति आय से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये किससे है, यह आपसे पूछ रहा है। 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उन कंपनी को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी बहुत राष्ट्र में उसकी कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाता है तो शेष को क्या कहा जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्या हो जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन क्या होगा भाई? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन का पिता जो है ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसका बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं एम विश्वेश्वरैया बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो याद रखना मंत्रिपरिषद। कौन है मित्र? मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है? तो याद रखना भाग 5 में। राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची जातियों, यहाँ मित्र टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? फटाफट बता दो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद कौन सा? 335 बिल्कुल सही बता रही हो। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह आपको पता होना चाहिए। भारत जो है ये कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जिलाधीश प्रशासन की धुरी है कथन है, यानी
ये कथन जो है ये किसका है कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। ये किसने कहा था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मित्र ये साइंस से रिलेटेड है, तो इसका भी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्यूसेक मापन की इकाई है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना क्यूसेक से मित्र क्या मापा जाता है, जल के बहाव। क्या मापा जाता है, जल के बहाव को मापा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल आर्द्रता और तापमान। राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सभी मित्र को पता है, जब यहाँ बैटरी पूछ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वायुयानों के टायर में भरी जाने वाली गैस है, यानी वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि नाइट्रोजन भरा जाता है, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं नाइट्रोजन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना हाइड्रोपोनिक्स जो है मित्र ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ चुका है आपके सामने सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर आपको बताना है। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ज्ञान होना। आंख खुलना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सब सही होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, जो आंखों के सामने हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो याद रखना जो आंखों के सामने होता है उन्हें हम एक शब्दों में प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, तो गरुड़ जो है ये सर्प का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। सांप का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। आवृत शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आवृत का विलोम कहे या विरुद्धार्थी कहे या विपरार्थक कहे, अनावृत्ति हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्या पूछ रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो है ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, किस वेद में प्राचीन वेदिज्ञों की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वेदिज्ञों के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। यहाँ देखिएगा लिखा है सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वर्तनी जो है यहाँ शुद्ध है, यहाँ नीचे लिखी गई है चंद्रगुप्त की, यहाँ से देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था।
इबन बतूता जो है मित्र ये कहाँ से आया था? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इबन बतूता जो है मित्र ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा जो है ये किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है मित्र? गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि हुमायूं की बहन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। 5 क्वेश्चन जो है ये भारतीय इतिहास या कहा जाए इतिहास से मैंने कवर कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो किसने किया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है ये भारत में किसके द्वारा हुई? 7 आपके सामने है, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। 1909 का मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेले जलीले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये कौन है? आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा के कौन है? तो यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है, जो कि गलत है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है मित्र? कहा जाए राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। तो यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ लिखा गया है भारतीय ब्रह्म समाज, या कहा जाए भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहा जा सकता है। तो ये केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। राधा स्वामी सत्संग जो है ये तुलसीदास जी द्वारा। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? आत्मीय सभा जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने नहीं किया था, बल्कि राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी जी ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है किससे रिलेटेड है मित्र? जियोग्राफी से। जियोग्राफी से संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। पर्वत और देश को सुमेलित करना है और कूट में बताना है कौन सी कूट जो है बिल्कुल सही लिखी गई है। पर्वत और देश को सही सुमेलित कर बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एटलस पर्वत जो है मित्र कहाँ है? ये मोरक्को में। एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है? मोरक्को में हो जाएगा। और मित्र बात करें किलिमंजारो जो है ये कहाँ है? तो याद रखना ये इक्वाडोर में है। किलिमंजारो जो है मित्र ये तंजानिया में है। किलिमंजारो जो है कहाँ है? तंजानिया में हो जाएगा। और चिम्बरोजो जो है ये कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है।
पाइरेनजी कहाँ है? ये फ्रांस स्पेन में है। तो कौन सा हो जाएगा? पहले मैंने चौथा बताया है, फिर उसके बाद में तीसरा है, उसके बाद दूसरा है, फिर पहला है, यानी 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो याद रखना, जब पूरब से पश्चिम पूछेगा तो इसकी लंबाई जो है ये कितनी हो जाएगी? 2933। जब पूछेगा आपसे कि दक्षिण से उत्तर तो 3214 हो जाएगी। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो 3214 होगी, पूरब से पश्चिम पूछता है तो 2933 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वलित पहाड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के रूप में कौन जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं लूनी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, बल्कि अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर भी पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये 4 कारक होते हैं उत्पादन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनिमयों से मुक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना क्या कहलाता है मित्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे उदारीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। महामंदी आई थी। महामंदी जो है ये कब आई थी, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं। महामंदी जो है 1929 से 1938 के बीच आई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, फिर खाली स्थान दिया गया है, द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लुट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था मित्र? गरीबी हटाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि किससे है? संविधान से रिलेटेड है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पहला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें। क्या क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यह कहां से अपनाई गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। कहां से ली गई है मित्र? इंग्लैंड से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, तो कौन सम्मिलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। पहला जो है अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही लिखा गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 23 में नहीं है। अनुच्छेद 23 में जो है मित्र ये कहा जाए मानव तस्करी या बलात्कार से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा जो है ये क्या लिखा है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में है। तो ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है कौन करते हैं? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने जो है मित्र ये क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। रक्तदाब मापने का यंत्र है। रक्तदाब मापने का यंत्र आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्फग्मोमेनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फग्मोमेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो है ये कैसा होता है? तो सभी को पता है कि काल्पनिक और बड़ा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? पर वह परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है समान रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है मित्र ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, जो कि साइंस से आखिरी क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में मित्र पाचन की क्रिया मतलब कहा जाए अधिकांश होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चिरंतन का विपरार्थक शब्द है।
चिरंतन का विपरार्थक या कहा जाए विलोम या विरुद्धार्थी कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि चिरंतन का विपरार्थक जो है नश्वर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि हवा का पर्यायवाची जो है ये वायु भी होता है, पवन भी होता है और समीर भी होता है, लेकिन सलिल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये जल का पर्यायवाची है। किसका है मित्र? ये जल का है, या कहा जाए नीर का है, या कहा जाए पानी का है, या कहा जाए जीवन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। यदा कदा का सही अर्थ आपको बताना है, 39 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं यदा कदा का सही अर्थ जो होता है ये क्या होता है? जब तब। क्या होता है मित्र? यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है तब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ना समझ को उपदेश देना, यानी जो समझता नहीं हो उसे राय बताना या उपदेश देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन जो है आपके सामने रख देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या पूछ रहा है? किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये कहाँ है मित्र? याद रखना, राजस्थान में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? तोतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तोतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटियाली। कहाँ हुआ था मित्र? पटियाली में हुआ था। पटियाला मत कह देना, पटियाली में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम आत्माराम पांडुरंग था? 1857 की क्रांति में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनको बताना है कि उनको किस नाम से भी जाना जाता था, यानी उनका अन्य नाम क्या था। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली नाम जो है मित्र ये रामचंद्र पांडुरंग था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, वो जो है वो कौन सा दिन था और कौन सा सन था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। तो सभी को याद रखता है, लेकिन याद रखना 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है ये कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार जो है मित्र, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो ये कब हुआ था, सन आपसे पूछा है तो 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। भारत में अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में अली बंधुओं जिन्हें कहा जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो याद रखना खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया था किसने, अली बंधुओं ने, जिन्हें कहा कहते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली को अलूबंदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। यानी साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। किस ब्रिटिश जर्नल का उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस हत्याकांड में कौन जनरल थे, यह आपसे पूछ रहा है। उस ब्रिटिश जनरल का नाम आपको बताना है। तो याद रखना जनरल डायर थे। कौन थे, जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। इनकी मदद किसने की थी भारतीयों में, तो याद रखना हंसराज ने इनकी मदद की थी, जो कि भारतीय थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि भूगोल से संबंधित है। मित्र बताइएगा 5 क्वेश्चन जो है मैंने इतिहास से कंप्लीट किए और 5 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि भूगोल से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंथ्रेसाइड कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। सभी मित्र को पता है कि एंथ्रेसाइड जो है एक कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटुमिनस। ऑप्शन क्या होगा, विटुमिनस। ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है मित्र ये कोयले का एक सामान्य प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है ये कौन सा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत जो है ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। तो 13 तो जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का टुंडा बायोम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो ये कौन सा है, याद रखना लद्दाख। ऑप्शन क्या होगा, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव जो है मित्र ये अमरकंटक से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्भव जो है मित्र ये अमरकंटक से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मित्र ये शायद स्किप हो गया है गलती से। 17 आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जो कि किससे है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। किससे है मित्र? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो याद रखना 1966 से 1969 तक राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? किस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन जो है ये उधार लेता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, रिवर्स रेपो दर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। रिवर्स रेपो दर से भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को फिर खाली स्थान दिया गया है कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने वाले को क्या कहा जाता है? यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चालू लेखा। चालू लेखा जो है ये शेष सौदा व्यापार सेवाओं एवं कहा जाए शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू रेखा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 21 आपके सामने है। राज्यों में विधान परिषद के सर्जन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? राज्यों में विधान परिषद के सर्जन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो बताइएगा 21 का जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 169 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारी बता रही हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 2 सप्ताह यानी 14 दिनों तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निम्नलिखित सदनों में से आपको बताना है दोनों सदनों में कौन भाग ले सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी जो है ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मित्र। राइट हो जाएगा क्या होगा? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार जो है ये किसमें निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे चुनाव आयोग को चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो है ये कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन थे? तो ये भी याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। 26 आपके सामने है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि पौधे से किस भाग से प्राप्त की जाती है
बिल्कुल सही, छाल से जो है मित्र ये दालचीनी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार है, इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध रक्त पूछ रहा है, फटाफट बताओ 28 का। तो याद रखना जब आपसे पूछेगा कि मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, तो फुफ्फुस धमनियां जो है ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। राइट क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 29 आपके सामने है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है ये उथला क्यों दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। आप देखिए भी होंगे कि जब पानी भरा रहता है उस टैंक में नीचे देखने पर टैंक जो है उसका निचला वाला भाग जो ये उथला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना अपवर्तन के कारण। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं। अगर आपको आता है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, अगर नहीं आता है, जीके ऐसा सब्जेक्ट है मित्र, अगर आपको आता है तो आप 2-3 सेकंड के अंदर ही यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे देंगे। अगर नहीं आता है तो चाहे आप पूरा दिन ही बैठे रहेंगे तब भी आंसर नहीं आने वाला। ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आप इसे किसी ना किसी तरह हल करके आंसर ले आएंगे। नहीं आता है तो आपको इसे याद करना पड़ेगा, नोट डाउन करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मित्र 5 क्वेश्चन जो है यहाँ इंग्लिश रहा, मैंने स्किप कर दिया है। 36 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ABC से इंगित कीजिए। यदि त्रुटि रही होने पर विकल्प डी को चिन्हित कीजिए। सर आपके सामने वाक्य लिखा गया है, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इसमें पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। तो इसमें बताना है सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। यहाँ शुरू कर दिया नहीं मित्र, शुरू कर दिए होना चाहिए था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्रुव किस संधि का उदाहरण है? ध्रुव जो है किस संधि का उदाहरण है? ध्रुव यानी दुह प्लस रु यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द को चुनिए। नैसर्गिक का पर्यायवाची या समानार्थी जो है मित्र ये किस विकल्प में दिया गया है? नैसर्गिक का पर्यायवाची या समानार्थी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका पर्यायवाची जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा, नैसर्गिक का क्या होगा? प्राकृतिक हो जाएगा। अगर नैसर्गिक का विलोम पूछता तो आप कहते कि कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पर्यायवाची या समानार्थी, तो प्राकृतिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास जो है किसे माना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है मित्र ये हिंदी का पहला उपन्यास है।